विवेक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। विवेक एकेडमी एक ऐसी संस्था जो विगत 15 वर्षों से चली आ रही है। बहुत अच्छे परिणाम दिया है प्रतियोगी परीक्षाओं में और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत मानी जानी कोचिंग मानी गई है, एकेडमी मानी गई है। यहाँ बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन दिया है, यहाँ तक कि यूपीएसओ से लेकर के रेलवे, आरपीएफ, यूपीएसआई और इस तरह से कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस सिलेक्शन नहीं दिया है। वही संस्था आज इन बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए कि सभी अभिभावक जो है हर बाहर नहीं भेज सकते हैं अपने बच्चों को, तो उनकी सुविधा के लिए स्पेशल मैथ क्लासेस के लिए और जीएस के लिए जो जानी जाती है, स्पेशल मैथ के लिए ये संस्था उसको जो है यूट्यूब के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस क्लास को आप देखेंगे, इसमें एक आपको एक ऐसा अचीवमेंट मिलेगा जिसमें कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम क्या कहते हैं, क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं और इस तरह से अपनी समस्या को हल करते हुए आप परिणाम को पा सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक हम पढ़ते हैं, जिसे आप जानते हैं कि जीएस में सबसे महत्वपूर्ण जो माने रखता है वो इकोनॉमिक्स पार्ट होता है, पॉलिटिक्स पार्ट होता है। और इकोनॉमिक्स में सारे जीएस तो अच्छे से पढ़े जा सकते हैं, लेकिन वनडे एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स की भूमिका होती है वो एज ए अर्थमेटिकल होता है, इससे प्रॉब्लम होती है। तो इसको थोड़ा सा रुचिपूर्ण बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और अगर पसंद आता है ये क्लास तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आइए हम आपको ले चलते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं इकोनॉमिक्स से बना है इकोनॉमी, ये आपका टॉपिक है। इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी बना है और इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन होती है अर्थशास्त्र, जबकि आपको यहीं से क्वेश्चन मिलना चालू हो जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक अगर देखा जाए तो इसके लेखक जो हैं चाणक्य हैं। चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त है और इनका उपनाम कौटिल्य है। कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनके बचपन का नाम अगर देखा जाए, बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त है। बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। अब आप ये चीज अच्छे से जान लीजिए कि आखिर में विष्णुगुप्त थे कौन, कौटिल्य या चाणक्य थे कौन। आपको बता देना चाहते हैं कि आप इतिहास में अगर प्राचीन इतिहास में पढ़ते हो तो उसमें देखे होंगे कि एक मिले होंगे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद जी थे और उनके अंतिम शासक घनानंद जी थे। तो घनानंद थोड़ा सा विलासितापूर्ण जीवन यापन करने वाला व्यक्ति था और वो अपने शासन को बहुत सुचारू रूप से नहीं चला सका। तो कौटिल्य नंद वंश के महामंत्री थे, जबकि इनके सेनापति चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो कौटिल्य को इन्होंने घनानंद जी ने निकाल दिया और यहाँ तक कि अपने सेनापति को भी बाहर कर देता है। और जब बाहर हो जाते हैं ये दोनों, तो ये कूटनीति के माध्यम से एक ऐसी नीति अपनाते हैं कि वो शपथ ले लेते हैं कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नष्ट नहीं कर देता हूं तब तक तसल्ली से नहीं बैठूंगा। एक दूसरे से मिल करके नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके ये मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चाणक्य को किंग मेकर कहा जा सकता है, किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। राजा बना सकता है लेकिन राजा बन नहीं सकता है। सेनापति चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देता है, जिसका महामंत्री के रूप में चाणक्य होता है। ये पुस्तक जो है, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध की जानकारी देता है। इसलिए जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा उसका ये सिस्टम है कि अर्थशास्त्र, अब पहला प्रश्न जो मिलेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपका आंसर बनेगा चाणक्य है। फिर दूसरा प्रश्न मिलेगा कि मतलब चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या विषय है, तो पहला ऑप्शन होगा आपका अर्थ के लिए, दूसरा ऑप्शन होगा समाज के लिए, तीसरा ऑप्शन होगा राजनीति के लिए या राजनीति से संबंधित है, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे ढंग से जान लीजिए कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंध है। ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। हम लाते हैं आपको टॉपिक इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के जन्मदाता प्रोफेसर एडम स्मिथ जी हैं। उन्होंने
अर्थशास्त्र को जन्म दिया और उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जबकि मेडुअल अर्थशास्त्री जो मार्शल जी हैं, प्रोफेसर मार्शल जी ने कहा कि अर्थशास्त्र कल्याणकारी शास्त्र है। और अंततः प्रोफेसर रॉबिन्सन जो आधुनिक काल के परिभाषा करता थे, उन्होंने अपनी परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र धन एवं कला दोनों है। तो इस तरह से सभी परिभाषाओं के अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा सर्वमान्य होती है, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर एडम स्मिथ जी ने जो अपनी परिभाषा दी, परिभाषा के साथ साथ उन्हें अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। और अगर आप ध्यान दें तो उन्हीं की एक पुस्तक सबसे फेमस पुस्तक है, और ये कई कंपटीशन में, वनडे एग्जाम में तो बहुत हावी क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर एडम स्मिथ की पुस्तक है, और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस को प्रकाशित किया जो 1776 में प्रकाशित हुई। तो इस तरह से अर्थशास्त्र के जन्मदाता हुए। अब हम आपको लाते हैं कि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र कितने हैं। अर्थशास्त्र के 5 विषय क्षेत्र हैं। उन 5 विषय क्षेत्रों में आप देखेंगे, पहला आपका होगा उपभोग, ये आप देखेंगे उपभोग, और दूसरा आपका होगा उत्पादन, और तीसरा आपका होगा विनिमय, और ये चौथा आपका होगा वितरण, और पांचवा होगा आपका राजस्व। पांचवा क्या है, राजस्व। इस तरह से आपने देखा उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं, या अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। इसी इतने में आपको पूरा अर्थशास्त्र पढ़ने को मिल जाता है। जबकि आप एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ते हैं तो पांचों लपेट करके पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ग्रेजुएट पढ़ते हैं तो ग्रेजुएट में भी लगभग सब कुछ पढ़ते हैं। जब आप पीजी की डिग्री लेते हैं तो किसी एक विशेष शोध पर आप अध्ययन करते हैं, और इसी पर आप हायर एजुकेशन के लिए प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह से आप देखा कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। अब बात आती है कि व्हाट इज दिस। उपभोग की परिभाषा, डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, तो उसमें आपको बताना होगा कि आत्मसंतुष्टि के लिए की गई वस्तु का उपयोग ही उपभोग कहलाती है। और इसमें देखेंगे कि इसमें 2 तरीके की तुष्टिगुण मिलती है, एक धनात्मक तुष्टिगुण और एक ऋणात्मक तुष्टिगुण। धनात्मक का अर्थ हुआ कि जब मुझे उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप जब मुझे क्या कहते हैं वस्तु मिलती है और मुझे संतुष्टि मिलती है, तो धनात्मक में। लेकिन जब मुझे आवश्यकता नहीं है, और जैसे मान लीजिए कि मुझे भूख नहीं लगी है, मैं खाया पिया हूँ, आपने कहा सर कुछ खा पी लीजिए, मैंने खा पी लिया और पता लगा कि हमें पलटी हो गई, तो ये तुष्टिगुण जो हुआ ये ऋणात्मक तुष्टिगुण है। तो इसलिए उपभोग के 2 पहलू होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन की, उत्पादन की। अब आप जान लीजिए कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। आप कहेंगे कि सर किसी भी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना जैसे नहीं समझ पाए, तो जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बतलाता हूँ। जैसे आप देखिए कि एक चर्मकार जब चमड़े निकालता है तो आप उसे बड़े नफरत से देखते हैं, बट जब वो चमड़ा किसी कंपनी में जाकर के अच्छे ढंग से उसका वो कर दिया जाता है, तो आप दुकान पर पहुंचते हैं तो पहले यही कहते हैं मुझे चमड़े का बेल्ट दीजिए, चमड़े का पर्स दीजिए, आप बहुत पसंद करते हैं। अब देखिए कितना फर्क है कि उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी गई। अच्छा, दूसरी चीज इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा निर्माण और विनिर्माण। अब निर्माण का मतलब हुआ जैसे कंक्रीट से सीमेंट बनाया जाता है, और वो प्रोडक्शन हुआ, कंक्रीट की उपयोगिता में वृद्धि हुई, वो निर्माण कहलाया। लेकिन जब उसी सीमेंट से मैंने पुल बनाने का कार्य किया तो विनिर्माण हो गया। तो इस तरह से वो किसी भी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि कर देना ही उत्पादन कहलाता है। इसी उत्पादन के माध्यम से हम पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले 5 को डिफाइन कर देते हैं। अब आते हैं विनिमय, मतलब आदान प्रदान की प्रक्रिया का नाम विनिमय है। जैसा कि आप अर्थशास्त्र की भाषा में आदान प्रदान की प्रक्रिया का नाम विनिमय है। विनिमय 2 प्रकार का होता है, इसको आप ध्यान देंगे। एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली का एक क्वेश्चन इसमें से बड़ा सटीक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वाटर सिस्टम। मैं समझता हूँ वाटर सिस्टम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं, मुद्रा विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं। जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली को व्यापार कहते हैं, और जबकि मुद्रा विनिमय प्रणाली को वाणिज्य कहते हैं, और इसी वस्तु विनिमय प्रणाली को वाटर सिस्टम भी कहते हैं। आप कहेंगे कि आखिर में वाटर सिस्टम क्यों कहते हैं सर। तो देखिए, जब वस्तुओं से हम आदान प्रदान करते हैं, वस्तुओं से जब आदान प्रदान करेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगी। और जब वस्तुओं का, अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि भाई ऐसा करना रमेश, मुझे 5 किलो आप चावल दे दीजिए, तो आपने कहा
हमने कहा कि हम आपको 6 किलो गेहूँ दे देंगे, आप तैयार हो गए, हमारे यहाँ 5 किलो गेहूँ लेने आए, तो पता लगा कि हम 5 किलो के बजाय आप 5.5 पा गए। हम आपके यहाँ गए 6 किलो गेहूँ चावल के लिए, तो पता लगा हमें 6.5 किलो मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घर की वस्तु थी, ना आपने कीमत समझा ना हमने कीमत समझा, इसीलिए इसकी संज्ञा दे दी जाती है वाटर सिस्टम, पानी की तरह। तो इसी तरह से आप देखेंगे, अब व्यापार इसीलिए कहते हैं वस्तु का वस्तु से आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। जबकि चर्चा करते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली की, दोबारा मैंने कहा भैया ऐसा है कि आप चावल ले लीजिए, मुझे गेहूं दे दीजिए, तो आपने कहा आपकी समझ में आया कि सर हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे कंडीशन पर आपने क्या सोचा? आपने कहा नहीं सर मुझे ज़रूरत नहीं है, और आप वही चावल ले जा करके मार्केट में बिक्री कर दिया। वस्तु का मुद्रा में तथा मुद्रा का वस्तु में जब आपने परिवर्तन किया, इसी का नाम होता है मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो अब इसका दूसरा नाम है वाणिज्य। इस तरह से तीसरे चैप्टर मतलब ये उपभोग, उत्पादन, विनिमय, और फिर बात करते हैं वितरण की। वितरण आपने पढ़ा होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे आप कोटा कहते हो। कोटा कोई भाषा नहीं है, राजनीतिक पद्धति है, गवर्नमेंट की ऐसी व्यवस्था है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराया जाए। तो हम कहते हैं कि आखिर में सरकार कौन है, क्या है, कैसे, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब ये समझ लीजिए नॉर्मलिटी बात है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने की नीयत से आप देखिए, जैसे कि अभी सरकार चला रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, सबको राशन दे रही है भोजन करने के लिए। ये वितरण के अंतर्गत होता है। राजस्व का अर्थ होता है आया राम गया राम, पैसा कहाँ से कितना आएगा और पैसा कहाँ को कितना जाएगा, किस मद में किस मद से मुझे टैक्स मिलेगा, और उस पैसे का उपयोग हम किस तरह से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 280 के तहत दोनों के टैक्सेशन का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में बंटवारा करती है, और राज्य सरकार के भाग को दे देती है उसी टैक्स में से, और कुछ रख लेती है, और उसी में से ये लोग फिर जो हमारे आपकी जनता की सेवा के लिए, जो सड़क हुआ, क्या कहते हैं, परिवहन के लिए, रेलवे के लिए, जहाँ जैसे जो खर्च होता है उसको लगाती है, सुविधा प्रदान करती है, और वो इसी के माध्यम से आता है। तो इस तरह से आपको ये पढ़ने को मिला कि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। सीमाएं कह लीजिए, चाहे आप विषय क्षेत्र कह लीजिए, किसके विषय क्षेत्र क्या है, इसलिए आपने उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व को पढ़ते हैं। अब बारी आती है कि उत्पादन की मदद से हमें बताना है आपको कि आखिर में अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अब ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं। उत्पादन, किसी भी वस्तु का प्रोडक्ट करने के लिए हमें इन 5 साधनों का प्रयोग करना होता है। पहला है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है क्या कहते हैं श्रम, और चौथा है क्या कहते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, और 5वां आपका है उद्यमी व साहसी। अब देखिए, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए जमीन जरूर होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी को हमें लगाना है तो वहाँ भूमि जरूर चाहिए। उसके बाद हमारे पास पूंजी हो। पूंजी 2 तरीके की पूंजी होनी चाहिए, एक पूंजी मतलब चल और दूसरी अचल। एक पूंजी हमारे मार्केट में लॉन्च की गई हो और एक पूंजी मेरी पॉकेट में हो, जिससे कि जब भी मार्केट से अगर वो खाली नहीं पैसा होता है, नहीं पूंजी होती है, तो हम अपनी पूंजी और लगा करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से जहाँ पर किसी भी वस्तु को प्रोडक्ट करने के लिए या उत्पादित करने के लिए वस्तु को जहाँ पर कारखाने को लगाया जाए, अगर उचित हो तो वहीं के ही श्रमिक मिल जाएं तो हमें सस्ते पड़ जाएंगे। और श्रमिक में भी 2 प्रकार के श्रमिक, कुशल, अकुशल। अगर कुशल श्रमिक मिलते हैं तो हमारा रोजगार ज़्यादा पनपेगा। और इस तरह से चौथी बात आती है प्रबंध की। आप सुने होंगे MBA होल्डर, मास्टर बिजनेस ऑफ अकाउंटेंसी, और उसका छोटा भाई होता है BBA, बिजनेस क्या कहते हैं, बैचलर बिजनेस ऑफ अकाउंटेंसी। तो उसको करने से आदमी MBA होल्डर होता है, और वो किसी भी कंपनी, किसी भी हर जगह आप देखेंगे बगैर इसके कोई काम सफल नहीं हो सकता है। बगैर मैनेज शब्द है, मैनेज से मैनेजर बनता है, जो प्रबंधक बनता है। एक प्रबंधक करीब 1 महीने में 8-8 लाख रुपए कमा लेता है, एक साथ वो 2-3 कंपनियों को गवर्न करता है। अब तो इसकी बहुत अहम भूमिका होती है किसी कारखाने को संचालित करने में। फिर उसके बाद आती है बात उद्यमी व साहसी की। जो मालिक है, जिसको लगाना है, उसके लिए दिक्कत है कि उसके रिस्क लेने की क्षमता है या नहीं। जो कोई भी रिस्क उठाता है वही उसका लाभ ले सकता है, सारे लोगों को लाभ नहीं मिलता है। इसलिए रिस्क नहीं तो गेम नहीं, इसलिए उद्यमी व साहसी को रिस्क लेना पड़ता है। अब हमारी डिफिनेशन हुई, अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा बनी, इसको जान लीजिए। उत्पादन के वे समस्त साधन,
उत्पादन के वे समस्त साधनों के बीच आपसी सहयोग की प्रणाली की भावना हो, ऐसी का नाम देते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को जब परिभाषित करते हैं, देखिए उत्पादन के समस्त साधन के बीच आपसी सहयोग की भावना निहित हो, जिसके परिणाम स्वरूप किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो, उसी का नाम है अर्थव्यवस्था। और वही चीज इंडियन इकोनॉमी कहलाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए। अब बात आती है अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की।